नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी पुनः एक बार तैयार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने कोलराउस नियम पढ़ा था मित्रों। कोलराउस नियम क्या था? हमने ये चर्चा की थी कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता को ग्राफ के बहिर्वेशन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोलराउस ने एक नियम दिया जिसके द्वारा हम सभी प्रकार के विद्युत अपघटे हों, चाहे वह प्रबल हो चाहे वह दुर्बल हो, दोनों की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। हम बात करते हैं अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर सीमांत मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए कोलराउस ने कहा कि प्रत्येक विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का, धन आयन और ऋण आयन का, उस लवण की विद्युत चालकता में एक निश्चित योगदान होता है। तो उसे हम इस प्रकार लिखते हैं लैम्डा इन्फिनेटिव एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनेटिव धन आयन की मोलर आयनिक चालकता प्लस ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकता। ध्यान दीजिए मित्रों, किसी लवण की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता कोलराउस के नियम द्वारा दी जाती है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि हम यहाँ आयनों की आयनिक चालकताओं की बात करें तो हम के द्वारा किए जाने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या का इन आयनिक चालकताओं, मोलर आयनिक चालकताओं के साथ गुणा कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं दुर्बल विद्युत अपघटे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 1। दुर्बल विद्युत अपघटे के आयनन की मात्रा ज्ञात करना। प्यारे मित्रों, दुर्बल विद्युत अपघटे, माना कि मैं एक दुर्बल विद्युत अपघटय लेता हूँ, एसिटिक अम्ल। ये दुर्बल इसलिए है ये स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जल में या विलायक में घोलने पर बहुत कम आयनन होता है। हमने चर्चा की थी इसका आयनन अप्रोक्सीमेट लगभग 5% ही होता है, इसलिए इसे दुर्बल कहते हैं। इसका आयनन होता है तो इससे एसीटेट आयन H3CO- और H+ आयन प्राप्त होते हैं। प्यारे मित्रों, दुर्बल विद्युत अपघटे कम आयनित होता है, इसलिए हम इसके मध्य साम्य की उपस्थिति जानते हैं। यानी अनावेशित एसिटिक अम्ल के अणु और आवेशित एसिटिक अम्ल के अणु जो आयनों के रूप में प्रेजेंट है, ये आपस में साम्य में उपस्थित रहते हैं। ये इसमें कन्वर्ट होते हैं और आयन पुनः क्रिया करके अनायनित एसिटिक अम्ल के अणुओं का निर्माण करते हैं। इस केस में या ऐसी स्थिति में हम ऐसी कल्पना करते हैं कि यहाँ द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, कुलबर्ग और वागे का नियम वो लागू होता है। तो हम इसके लिए साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साम्य स्थिरांक किस नियम से लिखेंगे? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, मास ऑक्शन लो के द्वारा। और वो हम लिखेंगे इस प्रकार। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल या बनने वाले उत्पादों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। साम्य स्थिरांक तो मैं यहाँ लिखूंगा मित्रों, उत्पाद के रूप में एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता H+ आयन की मोलर सांद्रता बट्टे में CH3COOH, यानी उत्पाद की मोलर सांद्रता बटे अभिकारक की मोलर सांद्रता का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है साम्य की अवस्था में। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ दुर्बल विद्युत अपघटे के आयनन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम ऐसा माने कि हमारा जो एसिटिक अम्ल है ये जब आयनित होता है तो एसीटेट आयन बनाता है और H+ आयन बनाता है। प्रारंभ में, ये शब्द है प्रारंभ में, माना कि इसका 1 मोल लेते हैं तो एसीटेट आयन और एसिटिक और H+ आयन नहीं रहते हैं। माना कि अल्फा मात्रा के वियोजित होने पर, क्या बोला मैं? अल्फा मात्रा के वियोजित होने पर साम्य स्थापित हो जाता है। तो इसके एक में से अल्फा मोल वियोजित हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, आयनों में बदल जाएंगे, या अल्फा आयन बन जाएगा या अल्फा आयन बन जाएगा। माना कि इसकी सांद्रता C हो तो हम ऐसा करेंगे मित्रों, इसे लिखेंगे C1 - अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ये जो पहले अल्फा था ये उनके वियोजन की मात्रा थी।
और अब जो सी हमने लिखा इसे मल्टीप्लाई किया तो ये उनकी मोलर सांद्रता हो गई। क्या हो गई? मोलर। मोलर सांद्रता जताने दर्शाने के लिए हमने सी से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक है मित्रों, अब हम ये मान यहाँ लाएं, वो वाले मान यहाँ रखें, तो हमारे पास के सी बराबर होगा, क्या होगा? एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता ई अल्फा गुणा एच प्लस की मोलर सांद्रता सी अल्फा बटे में एसीटेट की मोलर सांद्रता साम्य पर 1 माइनस अल्फा गुणा सी। इस सी को इस सी से माना कि हम क्रॉस कर दें, तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सी, ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास बचा 1 माइनस अल्फा, इसके बराबर? साम्य स्थिरांक के बराबर। ठीक है, ये वाला संबंध हमें प्राप्त होता है, ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा सी अल्फा स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस अल्फा। इसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात तो इसको लेकर थी कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। आयनन की मात्रा के लिए अब आप इधर ध्यान देंगे, आयनन की मात्रा, प्यारे मित्रों, आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को हम अल्फा द्वारा लिखते हैं। पहले इसका अर्थ क्या ये जाने। वियोजन या आयनन की मात्रा का अर्थ है विद्युत अपघट्य का वह अंश जो आयनों के रूप में उपस्थित है। ध्यान दीजिए, विद्युत अपघट्य का या पदार्थ का वह अंश जो आयनों के रूप में उपस्थित है, उसकी मात्रा को आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। यदि हमारे को कोई सांद्रता C पर मोलर चालकता दी हुई है और अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता दी हुई है, तो हम वियोजन की मात्रा को इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार परिभाषित करेंगे। अब हम कहेंगे मित्रों, दी गई सांद्रता C पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। या यूं बोलूं, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की मात्रा के बराबर होता है। तो हम ये वाली चालकता और ये वाली चालकता यदि हमें ज्ञात है, हमें दी गई है, तो दोनों से हम किसी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अनुप्रयोग की ओर। अगला अनुप्रयोग है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। अल्प विलेय लवण की मित्रों ध्यान देंगे, अल्प विलेय लवण क्या होता है? इंग्लिश में इसको लेस सोल्यूबल ही कहते हैं, लेकिन जो उचित वर्ड है वो है स्प्रैंगली सोल्यूबल। क्या है? स्प्रैंगली सोल्यूबल, यानी सभी पदार्थ लवणों में, सभी पदार्थों के लवण या सभी लवण जल में समान रूप से नहीं घुलते हैं। कुछ अधिक मात्रा में घुलते हैं, कुछ कम मात्रा में। यदि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में आपने देखा है या अनुभव किया हो कभी, तो हमारा सामान्य लवण नमक अधिक मात्रा में घुलता है, लेकिन भारी धातुओं के लवण जैसे लेड सल्फेट हो, जैसे सिल्वर का कोई लवण हो, सिल्वर नाइट्रेट हो, सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर का अन्य कोई लवण हो, अथवा बेरियम सल्फेट, ये कम मात्रा में घुलते हैं। यानी इनकी मामूली मात्रा ही जल में घुलती है, चाहे जल की कितनी मात्रा लें। ऐसे लवणों को हम अल्प विलेय लवण कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? अल्प विलेय लवण। वंस अगेन, 1 लीटर जल में नमक तो माना कि 400 ग्राम घुल जाता है, लेकिन लेड सल्फेट है वो 1 ग्राम ही घुलता है। कितना? 1 ग्राम। तो एक तरफ 400 ग्राम, एक तरफ 1 ग्राम। तो हमारा जो लेड सल्फेट PbSO4 है, अल्प विलेय लवण है, यानी कम घुलने वाला लवण है। अल्प विलेय लवण को जब जल में घोला जाता है, किसी विलायक में घोला जाता है, तो उसकी जितनी मात्रा घुलती है तो विलयन में प्रेजेंट रहती है आयनों के रूप में, और जो मात्रा नहीं घुलती वो विलयन के पेंदे में, तली में जम जाती है, सेंटीमेट हो जाती है। अब आयनों के रूप में जो प्रेजेंट मात्रा है बहुत कम है, मात्रा तो बहुत कम है, लेकिन ये जो विलयन का आयन होगा, विलयन का अल्प विलेय लवण का जो विलयन होगा, अल्प विलेय लवण का जो विलयन होता है वह हमेशा संतृप्त विलयन होता है। कैसा होता है? संतृप्त। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, अल्प विलेय लवण का विलयन सदैव संतृप्त विलयन होता है। क्यों? इसलिए होता है कि बहुत कम मात्रा ही घुलती है, और जितनी मात्रा घुलती है
वह उसकी विलेयता होती है, वह उसकी विलेयता होती है। और विलेयता क्या? डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पदार्थ की वह मात्रा तो 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुल सके, उस लवण की, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है पर्टिकुलर विलायक में। अल्प विलेय लवण की बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अल्प विलेय लवण की जितनी मात्रा विलायक में या जल में घुलती है, वह मात्रा उसकी संतृप्त विलयन बनाने में काम आने वाली मात्रा यानी कि विलेयता के बराबर होती है। उसे विलेयता ही मानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लेड सल्फेट या बेरियम सल्फेट 1 लीटर जल में माना कि 1 ग्राम घुलते हैं, तो ये 1 ग्राम मात्रा लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट की विलेयता है। यानी 1 ग्राम को 1 लीटर जल में घोलने से उनका संतृप्त विलयन बन जाता है, प्राप्त हो जाता है, मान लिया जाता है। क्लियर हुआ ना? विलेयता ही उनकी सांद्रता होती है। इस बात को यहाँ अप्लाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी लवण की मुलर चालकता का फॉर्मूला है K इंटू 1000/C। ई का मतलब है कंसंट्रेशन, उस सांद्रता चाहे हम नॉर्मलता के रूप में लिखें चाहे मोलरता के रूप में लिखें, क्योंकि हम कोलराउस नियम की बात कर रहे हैं, उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हम सांद्रता मोलरता के रूप में लेंगे। मोलरता से मतलब है मोल प्रति लीटर, सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में पदार्थ की मात्रा उसके ग्राम मोल के रूप में घुली। ठीक है मित्रों, अब चूंकि हमने कहा अल्प विलेय लवणों के लिए उसकी सांद्रता E या उसकी मोलरता M ही उसकी विलेयता होती है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड एंड मस्ट बी लर्न। अल्प विलेय लवण की सांद्रता यानी मोलरता ही उसकी विलेयता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम मोलरता के स्थान पर विलेयता रख सकते हैं, मोलरता के स्थान पर S रख सकते हैं, S फॉर सोल्यूबिलिटी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है, स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्यूट के लिए मोलर चालकता बराबर K इंटू 1000/S। S क्या है? S वह मात्रा है जिसके घुलने से संतृप्त या सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया। अब हम S को इधर ले आए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो S बराबर हमारे पास प्राप्त होता है K इंटू 1000/लैम्डा इन्फिनिटिव M। अनंत अनुता पर, अनंत तनुता पर जो चालकता है उसका यदि लवण के विलयन की चालकता में 1000 से गुणा कर भाग दिया जाए तो वह उसकी विलेयता प्राप्त हो जाती है। हम इसे यूं भी कर सकते हैं, इसके स्थान पर यह प्रतिस्थापित कर दें कोलराउस के नियम से, तो हमारे पास आता है विलेयता बराबर K इंटू 1000/लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता का योग। कई बार यह मान लिया जाता है कि जल की भी, जिस विलायक में जल में लवण घोला गया है, जल की भी कुछ विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता होती है और लवण की चालकता होती है। तो हम जल की चालकता को उसमें से घटा देते हैं। ये कब काम आता है? जब न्यूमेरिकल सवाल में जल की चालकता अलग दी हुई हो और सॉल्ट की चालकता अलग दी हुई हो, तो हम इस तरह से इसे ज्ञात कर सकते हैं। अल्टीमेट हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है विलेयता ज्ञात करने के लिए, के सॉल्ट माइनस के वाटर या जल इंटू 1000 अनंत अनुता पर धनायन की चालकता प्लस अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता। इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के, सॉरी, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात, C बराबर S, M या C के स्थान पर S रख दिया, चालकता दी हुई है ना, ये दिया हुआ है, बहुत इजीली ये ज्ञात हो जाता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कोलराउस के नियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की कौन सी चालकता? पोलर चालकता ज्ञात करना। हालांकि कोलराउस ने, या कोलराउस का नियम दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों पर समान रूप से लागू होता है। हम प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी अनंत अनुता पर ज्ञात कर सकते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी होगी। क्या? माना कि
माना कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक है कि मुझे एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। तो प्यारे मित्रों, मेरे पास मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास ऐसे 3 प्रबल विद्युत अपघटे होने चाहिए जिनके योग से या माइनस से, जिनके जोड़ने घटाने से मुझे एसिटिक अम्ल से प्राप्त आयन प्राप्त होने चाहिए। मतलब ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ये मेरी पहली बात है। जब हम एसिटिक अम्ल की दुर्बल विद्युत अपघटे की सीमांत मोलर चालकता की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑल ऑफ हमारे पास ये होता है, ये एसिटिक अम्ल है और ये आयनित होकर के एसिटेट आयन देगा, जानते हैं ना, और H प्लस आयन देगा, जानते हैं ना। हाँ, कोलराउस के नियम से इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता लिखें तो लेमडा एम, एम मतलब एसिटिक अम्ल, मैं ए लिख देता हूं, एसिटिक एसिड सॉल्ट के लिए, और ये हो जाएगा। अब इसके लिए एसीटेट आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मोलर आयनिक चालकता प्लस हाइड्रोजन धन आयन की सीमांत मोलर आयनिक चालकता। ठीक है ना? मेरा कहने का मकसद ये था, मैं ये कह रहा था, हमें जब एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघटे की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो हमें इस आयन की मोलर आयनिक चालकता और इस आयन की मोलर आयनिक चालकता पता होनी चाहिए। ये कहां से आ सकती है? ये कहां से आ सकती है जी मित्रों? इनकी मोलर आयनिक चालकता, सीमांत मोलर आयनिक चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऐसे 2 प्रबल विद्युत अपघटे लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रबल विद्युत अपघटे लेते हैं जिनमें ये वाले आयन प्रेजेंट हो, जिनमें ये वाले आयन उपस्थित हो। तो मैं ले लेता हूं एक CH3COO और एक ले लेता हूं NaCl। एक तो हमारे पास एसिटिक अम्ल है ही और एक हमारे पास ये हो गए, और एक ले लेता हूं मैं HCl। हमारे पास 3 प्रबल विद्युत अपघटे हैं। 3 क्या है? प्रबल विद्युत अपघटे। इन तीनों की हमें सीमांत मोलर चालकताएं ज्ञात है। क्या ज्ञात है? सीमांत मोलर चालकताएं ज्ञात है। सीमांत मोलर आयनिक चालकता नहीं बोल रहा हूं, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात है। इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इनसे मित्रों हम विवेक का इस्तेमाल हुए इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि किन्हीं 2 लवणों की, किन्हीं 2 लवणों की मोलर चालकता को जोड़ दें और तीसरे की घटा दें तो हमारे पास रिजल्टेंट इन आयनों की मोलर चालकता बची रहे। आइए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ऐसा करता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं लैम्डा इन्फिनिटिव एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl। प्यारे मित्रों ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक प्रबल विद्युत अपघटे और दूसरे प्रबल विद्युत अपघटे को आपस में योग कर लिया और तीसरे को उसमें से घटा दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जब इसका आयनन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एसीटेट आयन, हमारे पास बनेगा एसीटेट आयन प्लस हमारे पास बनेगा सोडियम धन आयन, ये इसका, और इसके लिए क्या बचेगा, क्या बनेगा? तो हमारे पास बनेगा H प्लस आयन प्लस हमारे पास बनेगा Cl माइनस आयन। अब मैं माइनस लगा रहा हूं, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा हमारे पास आयनन से Na प्लस और प्लस में लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। प्यारे मित्रों ध्यान देने का, यही बात है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर, ये समझ में आ गई तो मानो सब समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये एसीटेट आयन, Na प्लस आयन, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, और इधर हमारे पास है Na प्लस आयन और Cl आयन। मैं यहाँ इसको इस तरह से कोष्टक में बंद करूं तो हमारे पास ये वाला जो मान है ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ये माइनस रहेगा। ठीक है ना? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, तब ये प्लस लिख दूंगा।
अब तो ठीक है। क्या किया मैंने, सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मैं HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़ दिया और NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को घटा दिया। ठीक है मित्रों, अब मुझे ये जो संबंध या समीकरण प्राप्त हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कि ये माइनस की राशि है और ये प्लस की है। ये वाला पद माइनस है क्योंकि माइनस से गुणा है, और ये वाला पद धनात्मक है, ये आपस में निरस्त हो गई। तो क्या बचा, अब हमारे पास शेष बचा है लैम्डा इन्फिनिटिव एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस आयन। ये दोनों आयन किससे प्राप्त हुए हैं, आप कहोगे सर जी ये तो दोनों आयन इससे प्राप्त हुए हैं, एसिटिक अम्ल से। इनके बराबर मैं लिख सकता हूं लैम्डा इन्फिनिटिव CH3OH, या भी मैं लिख सकता हूं लैम्डा इन्फिनिटिव CH3OH। क्यों लिखा, मैंने इस समीकरण, माना कि हमारा समीकरण 1 है और ये माना कि हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी अल्टीमेट में ये कह सकता हूं कि सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, मैं HCl की सीमांत मोलर चालकता को जोड़कर यदि NaCl की घटा दी जाए तो हमारे पास जो डाटा प्राप्त होंगे वो एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ही होगी। ठीक है मित्रों, इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, माना कि आपके समझ में नहीं आया है, माना कि ये समझ में ना आया। अब ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से ध्यान देंगे। हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हमें सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सीमांत मोलर चालकता। तो इसके लिए हम किन तीन विद्युत अपघट्यों का चयन करेंगे जिनके योग से, घटाव से हमें अमोनियम आयन भी मिले और हाइड्रोक्सिल आयन मिले, यानी तीन लवणों से हमें ये दो आयन मिलने चाहिए। क्या कह रहा हूं मित्रों, तीन लवणों के आयनन से दो आयन मिलने चाहिए, एक अमोनियम आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां ले लेते हैं, पहला मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है मित्रों, दूसरा मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा मैंने ले लिया NaCl। अब आप समझ गए होंगे, कई तो इस रूप में समझ गए होंगे कि अब यह क्या होने वाला है, यह होने वाला है NH4Cl की सीमांत मोलर चालकता प्लस NaOH की सीमांत मोलर चालकता NaOH और माइनस होने वाली है NaCl की मोलर चालकता। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पर Cl है और ये यहाँ पर Cl है, आपस में कट जाएगा। ये यहाँ पर Na है और ये यहाँ पर Na है, आपस में कटेगा। शेष क्या बचेगा, एक तो ये और एक बचेगा ये वाला। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम लिखेंगे लैम्डा इन्फिनिटिव NH4OH तो हमारे पास इसके आयनन से प्राप्त होगा लैम्डा इन्फिनिटिव अमोनियम आयन की मोलर आयनिक चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर चालकता, समीकरण नंबर 1। इससे हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ये वाला लैम्डा इन्फिनिटिव NH4 प्लस की मोलर आयनिक चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस की मोलर चालकता। अब मैं ये अलग से लगाता हूं प्लस प्लस, या ऐसा करता हूं इसको, ये कर लेते हैं लैम्डा इन्फिनिटिव, बोलो Na प्लस की मोलर आयनिक चालकता और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव OH माइनस की मोलर चालकता और माइनस, अब मैं माइनस में लिख रहा हूं क्या, लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस की मोलर चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस की मोलर चालकता। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब ये होगा ये वाला मान माइनस ये वाला मान प्लस, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये वाला मान की कोष्टक के बाहर माइनस है, अल्टीमेट माइनस ही होगा। ये वाला
और ये वाला आपस में निरस्त हो जाएंगे। ये निरस्त हो गए आपस में, शेष क्या बचेगा? शेष हमारे पास बचेगा लैम्डा इन्फिनिटिव NH4 प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव OH माइनस। ये किससे आया? ये आया हमारे पास लैम्डा इन्फिनिटिव NH4OH प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव NaOH माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl से। इस समीकरण का ये वाला भाग और इस समीकरण का ये वाला भाग दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है ना? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन लवणों की जो सीमांत मोलर चालकताएं हैं, इनका मान रखकर इसको घटाकर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सीमांत मोलर होगी। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल फिक्स है, 2012, 2018, 2022 में आया है, बार बार आने की गुंजाइश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यू सरल कर लेते हैं। आज हमारा ये टॉपिक पाठ कंप्लीट हो गया, हमारा पाठ पूरा हो गया, इसलिए कुछ छोटे से प्रश्न है मेरे पास। पहला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं, उनमें से कौन चालक नहीं है? उनमें से कौन है चालक नहीं है? तांबा चालक है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन चालक है, तांबा भी चालक है, NaCl पिघला हुआ मेल्टेड गलित ये भी चालक है। शेष क्या बचा? ये सॉलिड है। हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि उनके आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये सवाल है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का आया हुआ। दूसरा प्रश्न, यदि किसी सेल में चालकत्व C या G एवं चालकता चालकता यानी स्मॉल k तुल्य है यानी बराबर है, तो सेल स्थिरांक का मान कितना होगा? बड़ा सिंपल प्रश्न है। हम लोग ये जानते हैं कि C बराबर या G बराबर होता है G इंटू, हम ये जानते हैं, मैं यहां लिखता हूं K बराबर होता है C इंटू D स्टार, या मैं लिखता हूं D इंटू D स्टार। ठीक है ना? डी स्टार का मतलब होता है मित्रों सेल स्थिरांक। क्या होता है? सेल स्थिरांक। अब ये यूं कह रहा है कि के का मान, के यानी चालकता, और जी या सी का मान दोनों बराबर है, गुणा है सेल कांस्टेंट। क्या है? सेल कांस्टेंट। तो ये कितना होगा? जब ये दोनों बराबर है तो ई का ऐसा क्या मान हो कि उसको इसके साथ गुणा करने पर के बराबर वैल्यू प्राप्त हो। तो आप कल्पना कीजिए 0, 1, 2, 3 में से कोई, तो ये वाला होगा। क्या होगा? यदि हम चालकत्व को 1 से गुणा करते हैं तो के और जी दोनों बराबर रहते हैं। यदि यहाँ पर मैं यूं कहूं, समझ में तो आ गया होगा, लेकिन मेरा ये तरीका है, जब तक आप हाँ नहीं भरते तब तक छोड़ता नहीं। ऐसा लिख दूं, अब ए का गुणा करने से जी के मान में कोई चेंज नहीं होगा और तब के यानी चालकता, जी यानी कंडक्टेंस, चालकत्व दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा मित्रों? ये वाला। तीसरा प्रश्न बड़ा सरल है। सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक की इकाई है, यहां से आ जाएगा। अभी हमने लिखा था ये सेल स्थिरांक बराबर होता है L बटे A, यानी इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी हम मात्रक की बात करते हैं, सेंटीमीटर बटे बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बनेगा या बचेगा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर की घात -2। इस -2 से ये पूरा कट गया तो हमारे पास शेष बचा m की पावर -1। है यहाँ कोई? है। तो हमारा उत्तर ये वाला, हमारा उत्तर ये वाला होगा। सेल स्थिरांक की इकाई प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर होती है। अगला प्रश्न, चालकता इट मीन्स विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। चालकता इट मीन्स विशिष्ट चालकत्व, यानी हमारे पास ये है, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई तो हम यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। सेल स्थिरांक की इकाई है प्रति सेंटीमीटर, और ये जो चालकत्व है, कौन? चालकत्व, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है।
प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। तो चालकत्व की इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स। हमारे पास ये वाला मामला आके ठहरता है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। है कहीं? हाँ है, बी में। और ये हमारा उत्तर सही। तो चालकता या विशिष्ट चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूं तुम्हारे सामने। यदि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, सेल में रेडॉक्स, यदि यहाँ ये स्वतः शब्द जोड़ देता तो बहुत बढ़िया रहता, नहीं जोड़ा तो कोई बात नहीं। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल ई हमेशा पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए। और यहाँ इसके पूछने का मकसद यही है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये वाला। ये वाले आंसर करेक्ट नहीं है। छठा प्रश्न, रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताइए कि जिंक एवं कॉपर से निर्मित Zn और कॉपर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं सेल के लिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखते हैं। पहला, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक कैथोड एवं कॉपर एनोड का काम करता है। नहीं, उल्टा लिखा, कॉपर है वो कैथोड का काम करता है और जिंक है वो एनोड का काम करता है। दूसरा, जिंक एनोड और कॉपर कैथोड का कार्य करेंगे। जिंक करेगा एनोड का और कॉपर कैथोड का कार्य करेंगे। सही। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है, हम जानते हैं। तो ये हो गया रॉन्ग। डी, कॉपर इलेक्ट्रोड घुलने लगता है तथा जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक निक्षेपित होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड घुलने लगता है ना, जिंक इलेक्ट्रोड घुलने लगता है और जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक का निक्षेपण नहीं होता, कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर का निक्षेपण होता है। क्या बच्चा सही? आप खुद लगा लीजिए ये सही। अगला प्रश्न, 1 मोल H2O, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, H की पावर नहीं है, H का सब्सक्रिप्शन है। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम्ब आवेश की आवश्यकता होगी? मित्रों, 1 मोल H2O, उसके लिए कूलाम्ब 1 फैराडे। कितना? 1 फैराडे। अब 1 फैराडे कहीं लिखा हुआ है? नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि वैज्ञानिकों ने 96,500 कूलाम्ब 1 फैराडे आवेश माना है। अब यहाँ तो 96,500 है नहीं, नहीं है ना। ये 9.65 इंटू 10⁴ इसको देखते हैं। यदि हम यहाँ दशमलव लाते हैं, 10⁻1, 10⁻2 दशमलव को इधर लाएं, या मानते हैं 10⁻3, या आता 10⁻4। तो 9.65 इंटू 10⁴ कूलाम। आंसर बी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। आपको यूं लग रहा हो ये सवाल तो बहुत इजी है, बहुत इजी, तो आपको पाठ समझ में आ गया इसलिए। आठवां प्रश्न है हमारे पास, लोहे की सीट पर, लोहे की सीट हो, वस्तु हो या नली हो, भूंगली हो, पाइप हो, टुकड़ा हो, पर विद्युत लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है मित्रों? चढ़ाई जाती है। या यदि ये होता कि चढ़ा सकते हैं तो शायद ऑप्शन एक से ज्यादा हो जाए, लेकिन चढ़ाई जाती है। नॉर्मली लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसकी? जस्ते की। और जस्ते को आप लोग कहते हैं Zn। यशद लेपन या गैल्वेनीकरण, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या है? जंग रोकने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन आपने पहले ही लगा लिया Zn। जंग लगना, नवा प्रश्न, जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण होता है? जंग लगना में से किनका मिश्रण होता है? ये यूं पूछ रहा है, जो आयरन रस्ट है वो क्या होता है? तो हमने पहले ये जान रखा है संक्षारण में कि आयरन में क्या होता है, Fe है वो Fe2+ में बदलता है, और Fe2 वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर Fe3 में बदल जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसके साथ है, जल में घुली ऑक्सीजन अपचित होती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करती है, तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और कुछ फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में भी रहता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड ही इसमें कन्वर्ट होता है। तो हमारा आंसर इनमें से कोई हो तो देख लेते हैं।
पहला ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ना। दूसरा ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड, नहीं। तीसरा ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। चौथे की तरफ देखना ही नहीं है। क्लियर हो गया। 10वां प्रश्न, जब सीसा संचायक सेल निरावेशित होता है, सीसा संचायक सेल डिस्चार्ज होता है, तो ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, बिल्कुल नहीं। लेड बनता है, बिल्कुल नहीं। लेड तो उल्टे एनोड पर होता है और वह SO4 2- से क्रिया करके PbSO4 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। जब निरावेशित होता है तो गलत हो गया। PbSO4 नष्ट होता है, हैं? PbSO4 तो बनता है, ये भी गलत। अब क्या बचा? H2SO4। क्या बचा? H2SO4 नष्ट होता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए हम की सांद्रता 38% से घटकर 20% हो जाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। उसका घनत्व 1.30 से घटकर 1.18 हो जाता है, तो और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कल हम फिर इसी समय इस पाठ के जो न्यूमेरिकल प्रश्न और अन्य प्रकार के प्रश्न हैं, 12th बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे गए, लेकर के आप बने रहिए उत्थान एजुकेशन के साथ। अपना भरोसा बनाए रखिए और हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। प्यारे मित्रों, एक सूचना ये भी देता हूं, जल्द ही आपके इस उत्थान प्लेटफॉर्म पर BSc नर्सिंग, PHO, पैरामेडिकल, CET, TUET के कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं, तो आप चूकिएगा नहीं। आपका दिन शुभ हो।